जय भीम जय भारत। चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। ईवीएम मशीनों को लेकर जो भारत में बहुत बड़ी जंग छेड़ी हुई है, भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो आज पंजाब में आए हुए हैं और जलंधर में इन्होंने अंबेडकर भवन में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की है। जय भीम सर। जय भीम सर। जय भीम सर। सर, जो ईवीएम का आपने इश्यू उठाया हुआ है, अभी क्या प्रोसेस चल रहा है वो? नहीं, देखिए, इसमें बात काफी आगे बढ़ गई है। हमने उन लोगों ने जो इसके लिए एक स्पेशल एक मोर्चा बनाया है, जिसे हम कहते हैं ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इसमें कई संगठन शामिल हैं, छोटी छोटी कई पार्टियां शामिल हैं, और कोई भी इसमें शामिल हो सकता है अपना झंडा और अपना बैनर को बचा के रखते हुए भी। मकसद सिर्फ यह है कि ईवीएम पूरे देश की लड़ाई है। इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं और 140 करोड़ नागरिकों की यह लड़ाई है। तो कोई भी इसमें आ सकता है, इसलिए हमने बाकी सारी चीजों को अलग करके एक संगठन ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के नाम से जो बनाया है, उसी के बैनर तले अभी लड़ाई लड़ी जा रही है। और यह लड़ाई बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। हमने सेंट्रल लेवल पे टीम बनाई है और कई स्टेट में हमने टीम बनाई है, और जिले और लोकसभा लेवल तक तो बनेगी। उसके आगे विधानसभा और ब्लॉक लेवल तक भी, तहसील तक भी एक टीम हम बनाने का प्रयास करेंगे। और इस बार किसी भी कीमत पर ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं ईवीएम से हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। चुनाव कमिश्नर आपकी बात नहीं सुन रहा, तो चुनाव कमीशन ही पूरे देश के इलेक्शन चलाता है, सब कराता है, तो कैसे चेंज होगा ये सिस्टम? नहीं, चुनाव जो आप कह रहे हैं, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसकी बात कर रहे हैं, वो है क्या? वो जनता का नौकर है। ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। और संविधान ने जो उसको जिम्मेदारी दी है, जिसे वो भूल चुका है या जिसे जान के वो किसी की गुलामी में निभा नहीं रहा उस जिम्मेदारी को, वो जिम्मेदारी उसकी है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो कराए, स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव वो कराए। इसीलिए चुनाव आयोग को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाया गया और संविधान में अनुच्छेद 324 के तहत वो व्यवस्था की गई कि उस पर किसी तरह का कहीं से कोई दबाव ना रहे और पूरी तरह से स्वतंत्र होकर वो निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव कराए। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। उसके दो ही काम हैं चुनाव आयोग के। एक, 18 वर्ष और उससे ऊपर का जो भी इस देश में नागरिक है जीवित, उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। ये उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि कोई भी नाम बिना वोटर लिस्ट में आए हुए नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अभी 2023 की एक बड़ी अच्छी जजमेंट है उसमें, जिसमें कहा गया है कि वोटर लिस्ट में हर वोटर का नाम होना जो 18 साल से ऊपर का है, यह सबसे पहली एक प्राथमिकता है चुनाव के लिए, ताकि वोटर अपने अधिकार का, मताधिकार का उपयोग कर सके। अगर उसका वोट ही नहीं बनाया गया है तो आप ये अपराध कर रहे हैं, उसको वोट देने से रोक रहे हैं, उसके संवैधानिक अधिकार को आप उससे छीन रहे हैं। ये एक अपराध है। तो पहला काम यह है। दूसरा काम यह है कि वो चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी कराए। और व्यवस्था पारदर्शी ऐसी होनी चाहिए कि जो अनपढ़ से अनपढ़, अशिक्षित व्यक्ति भी है, सामान्य व्यक्ति है, उसकी समझ में भी वो प्रक्रिया आए कि जो चुनाव हो रहा है उससे वो जानता हो कि जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वो वोट दे रहा, उसी को वोट उसने दिया और उसी के खाते में वो गिना जाएगा और उससे साफ नजर आ रहा है। और ये बैलेट पेपर में साफ होता है। बैलेट पेपर हाथ में मिलता है, वो जिसको देना चाहता है उसके वहां ठप्पा लगाता है, मोड़ के डिब्बे में डाल देता है, गिन जाती है उसके खाते में। वीवीपैट की पर्चियां तो अब दिखाई दे रही नहीं, दिखाई जो दे रही है उसमें भी एक बड़ा धोखा है। और धोखा हमने बाकायदा 6 जनवरी को जंतर मंतर पर बाकायदा उसका प्रदर्शन करके दिखाया कि किस तरह से वो धोखा है। वीवीपैट जो इस्तेमाल हुई हैं 2017 के बाद इस्तेमाल हुई हैं, तो उसमें 2-3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। एक, पहले जो उसमें तो कांच जो था वो व्हाइट था, साफ नजर आती थी, और उसका टाइम जो था पर्ची का दिखने का वो 15 सेकंड था। लेकिन उसके 1 साल बाद जो टाइम था वो टाइम आधे से भी कम कर दिया, 7 सेकंड कर दिया।
और जो पर्ची जिसमें दिखती थी शीशा, वो शीशा काला कर दिया। अब उसमें हेरफेर क्या होती है कि जब आप उसमें वोट डाल रहे हैं तो जो आप वोट डाल रहे हैं दिखेगा तो वही आपको, लेकिन जो उसमें पर्ची कट के गिरेगी वो उस समय नहीं गिरेगी, वो बाद में गिरेगी, और वो गिरेगी जो उसमें सेटिंग उन्होंने कर रखी है, और वो मोस्टली बीजेपी के खाते में गिरती है। पर इस सब बात को भी करने के लिए होना क्या चाहिए था? कम से कम इतना तो होना चाहिए था कि पर्ची जो दिखा रहे हो आप, उसे उसी में क्यों डाल रहे हो? दिखा रहे हो तो बाहर दे दो, हाथ में दे दो, तो हाथ में लेके फिजिकली वेरीफाई कर लेगा ना हर वोटर के, हां भाई उसी को गई है, और फिर वो डिब्बे में डाल दो, उन्हें गिन लो, वोट तो वही है ना। आप ये नहीं कर रहे। अगर ये नहीं कर रहे तो आपके मन में साफ है कि आप बेईमान है, नहीं तो आपको दिक्कत क्या? आप क्यों कर रहे हैं ये सब? सारा पारदर्शी होना चाहिए। और एक और जो इसमें बड़ा गंभीर मसला है वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जिससे आप समझें कि 2022 में जनवरी के महीने में इलेक्शन कमीशन ने 2 कंपनियां, इनको एक लेटर लिखा, एक ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को, एक BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसको बेंगलुरु को, और इसी की एक ब्रांच यहां पंचकुला में है BEL की, उसको 3 को यह लेटर लिखा। और क्या लिखा लेटर में? उसने यह लिखा कि जो 2017-18 में 17.5 लाख वीवीपैट मशीनें जो आपने दी थी, उनमें 37% यानी 6.5 लाख वीवीपैट मशीनें खराब हैं। अच्छा। अब बकायदा उन्होंने आंकड़ा दिया कि जो ECIL है उसको कहा कि आपकी 4.5 लाख मशीनें खराब हैं, और जो उसको दिया 4 लाख मशीनें आपकी खराब हैं, और जो BEL बेंगलोर को, उनको कहा कि आपकी 1,85,000 मशीनें खराब हैं, और BEL पंचकुला को कहा कि आपकी ये 65,000 मशीनें खराब हैं। टोटल मिला के 6.5 लाख मशीनें खराब हैं। ये कब कह रहे हैं? वो लेटर लिख के 2022 में, और मशीनें कब आई थी? 2017 में। तो इस बीच में जो चुनाव हुए, उन चुनावों में तो वो मशीनें खराब मशीनें इस्तेमाल हुई ना, तो इलेक्शन कैसे सही हो जाएगा? और ये तो इलेक्शन कमीशन कह रहा, बाकायदा उसका लेटर है। कांग्रेस के प्रवक्ता 7-8 महीने पहले पवन खेड़ा ने बाकायदा इस पर बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वो लेटर भी दिखाया। तो एक तो वैसे बेईमानी कर रहे हैं, दूसरा आप खुद कह रहे हैं कि खराब मशीनें हैं जिनसे आप चुनाव करा रहे हैं। और इसके अलावा जो चीज है कि जो EVM इस्तेमाल हो रही है, आप जानते हैं उसमें कह सकते हैं आप इस विश्वास के साथ कि आपने जिसको वोट दी उसी को वोट उसमें गई है, या गई भी है, नहीं गई है, या कहां गई है, नहीं कह सकते ना। इस देश के 99% से ज्यादा लोग, मतदाता, नहीं जानते कि उन्होंने जिस मशीन के द्वारा वोट दी उस मशीन की तकनीक क्या है, वो कैसे काम करती है। जर्मन में 2 लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो कहते हैं वे हमें को EVM पर विश्वास नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है अभी इस देश में EVM से अब वोटिंग नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में काफी लोगों ने केस लगाया, आपने भी लगाया, पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया। देखिए, मैं ये मानता हूं कि उन लोगों का जमीर जिंदा है, लोकतंत्र की उनकी नजर में कोई कीमत है, क्योंकि जर्मनी तो बहुत कुछ भुगत चुका है। जिस तरह से वहां राजतंत्र की एक जबरदस्त हिटलर के समय में राजशाही चली है, तो मैं समझता हूं ऐसा किसी और देश ने शायद भुगता नहीं है जो जर्मनी ने भुगता है। तो वो लोकतंत्र की, स्वतंत्रता की, आजादी की कीमत जानते और समझते हैं। इसलिए वहां पर यह व्यवस्था 2 लोगों के कहने से ही हो गई। जहां तक यहां की बात है, मैंने अभी तक कोई पिटीशन नहीं लगाई, क्योंकि मैं जानता हूं, मेरा 30 साल का अनुभव है, कोर्ट में जाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए मैंने नहीं लगाई। लेकिन बहुत लोगों ने पिटीशन लगाई है, बावजूद उसके हर बार पिटीशन EVM की डिसमिस कर दी गई, खारिज कर दी गई। अभी भी इस समय 2 पिटीशन पड़ी हुई हैं, बावजूद उसके कोर्ट उसे डिसाइड नहीं कर रही। तो कब करेगी डिसाइड? जब चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद मतलब क्या रह जाएगा। और चुनाव अगर इस बार EVM से हो गए तो इसी बार चुनाव होना, इसके बाद इस देश में कोई चुनाव होगा नहीं, पक्का आप मान लीजिए। सो ये, और केवल यही नहीं, ये चुनाव मतलब केवल लोकसभा का ही नहीं, किसी का भी नहीं होगा।
और आगे आने वाले समय में अगर ये सब कुछ जिस इनके हिसाब से हो गया तो विधानसभाएं भी खत्म कर दी जाएंगी। जो 18 लाख मशीनें गायब हुई हैं उसका क्या मैटर है? वो मैटर बहुत सीधा सा है। ये मैटर ये है कि एक मनोरंजन राय नामक एक आरटीआई एक्टिविस्ट है बॉम्बे के, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक सवाल पूछा कि सन 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन ने कितनी मशीनें, ईवीएम मशीनें ली और कहां से ली, किन कंपनियों से। तो इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि हमने लगभग टोटल मिला के उन्होंने 20 लाख के लगभग ईवीएम जो है वो ली। उसमें 10-10.25 लाख मशीनें ली उनसे ECIL से और 10.5 लाख के लगभग, एग्जैक्ट फिगर इस समय मुझे याद नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली इतना ही है, वो ली थी उन्होंने BEL बेंगलोर से। ये जब उन्होंने जवाब दे दिया तो मनोरंजन राय ने इन दोनों कंपनियों से भी यही सवाल पूछा कि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2014 से पहले कितनी ईवीएम मशीनें सप्लाई की। उन्होंने बताया कि BEL ने तकरीबन 19.5 लाख के लगभग मशीनें उनको दी और लगभग 19.25 लाख के लगभग मशीनें ECIL ने दी। जब इनको कैलकुलेट किया गया तो वो अंतर आया कि जो बता रहा है इलेक्शन कमीशन, जो बता रहा है कि 20 लाख 20,000 और 203 करके जो उसको मिली है टोटल मशीनें, तो उससे कहीं ज्यादा उसको दी गई हैं। तो कैलकुलेट करने पर आया 18,94,219 ईवीएम मशीनें ज्यादा दी गई हैं इलेक्शन कमीशन को जितनी वो बता रहा है उससे। तो वो छुपा क्यों रहा है? इसी बात को लेकर मनोरंजन राय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा डाला हुआ जो अभी भी पेंडिंग है, जिसका फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब अभी दिया नहीं है। सर, ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टियां जब हार जाती हैं तो कहती हैं ईवीएम मशीनों की वजह से हम हार गए, पर पॉलिटिकल पार्टियां ईवीएम का पूरी तरह बाइकआउट नहीं करी, ये क्या कारण लगता है? नहीं, ये तो देखिए इसका जवाब तो वही पार्टियां देंगी कि वो क्यों नहीं कर रही इसका बायकॉट, ये क्यों होने दे रही है इससे चुनाव। और ये भी बात कि वो हार जाए तब कहें, मैं तो अपनी बात कह सकता हूं, वो क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो 30 मई 2019 मोदी सरकार ने जब दूसरी बार शपथ ली, हम तो उस दिन से लगातार विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध करते आ रहे हैं। और हमने बार बार यही बात कही है, चुनाव हो या ना हो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, पर जो चीज गलत है तो गलत है। एक पॉलिटिकल पार्टी का MP राज्यसभा में मनोज झा, राष्ट्रीय लोकदल का, वो उसने आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे हैं, क्या राष्ट्रीय लोकदल आपको सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मनोज झा अभी हमारे साथ नहीं बैठे हैं। हमारे साथ जो लोग बैठे हैं, जैसे जो सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण जी, वो हमारे साथ बैठे हैं। और इसके अलावा सामाजिक संगठनों के कुछ बहुत वरिष्ठ लोग हैं, वो हमारे साथ में बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टी RJD के एक राष्ट्रीय सचिव वो हमारे साथ में जरूर बैठे हैं, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। सो ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं आ रही हैं। हां, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर निश्चित रूप से न बोल रहे हैं और न ही वो आ रहे हैं, पर उनके जो लोग हैं वो हमारे इस आंदोलन से, हमारी इस बात से इस तरह से सहमत हैं कि वो लगातार खुल के हमारे साथ आ रहे हैं। हालांकि उन्हें अंदर अंदर इस बात का भी दुख है कि भाई उनकी लीडरशिप जो है वो क्यों नहीं आ रही। वो खुद इस बात से दुखी हैं, पर लीडरशिप के सामने वो मजबूर है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अपने स्तर पर आ रहे हैं। जैसे आपने किसान यूनियन ने काफी अपने उनके धरने में आप बहुत पहली कतार में शामिल हुए हैं, क्या किसान यूनियन का भी इसमें आपका सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे पक्का विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चा का पूरा समर्थन इस बार ईवीएम की इस लड़ाई में हमें मिलेगा। जैसे मैं आज ही की बात करूं, इस समय अब मैं आपके पास यहाँ जलंधर में बैठा हूं और इससे पहले सुबह जो मेरी मीटिंग थी जहां मैं पहुंचा 11:15 11:30 बजे, वो मेरी मीटिंग पटियाला में थी। और पटियाला में जो हमारे एडवोकेट साथी हैं उनके साथ में थी, और साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के 2 मजबूत धड़े, उसमें एक बूटा सिंह सादीपुर साहब, उनकी जो भारतीय किसान यूनियन सादीपुर है, वो उसके अध्यक्ष बूटा सिंह जी स्वयं थे। और दूसरा संयुक्त किसान मोर्चा की लीगल टीम को हेड करने वाले साथी रमिंदर पटियाला जी,
जो कीर्ति किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, तो ये दोनों लोग उसमें थे और इसके अलावा और भी छोटे छोटे किसान जो यूनियन है उनके साथी वहां पे थे, बहुत बड़ी संख्या में एडवोकेट थे। तो मैंने उनसे यही बात कही कि देखिए ये मुद्दा सबका है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, इस देश के 100 करोड़ मतदाताओं का और 140 करोड़ नागरिकों का मसला है, इस देश के भविष्य का सवाल है। सो इस मसले पर आप हमारा पूरी तरह से साथ दीजिए। तो बूटा सिंह सादीपुर साहब ने तो तुरंत ही कह दिया, मीडिया ने सवाल भी पूछा कि क्या आप इनके साथ में? उन्होंने कहा बिल्कुल मैं इनके साथ में हूं। बूटा सिंह सादीवाल साहब ने तो यह तक भी कहा कि मैं तो किसान आंदोलन में भी यह कह रहा था कि ईवीएम के मुद्दे को शामिल करो, लेकिन उस समय मेरी भी बात नहीं मानी गई। पर मैं और मेरा पूरा संगठन इनके साथ, भानु प्रताप सिंह जी के साथ ईवीएम के मुद्दे पर पूरी तरह से हम इनका साथ देंगे। और साथ में सादीपुर साहब ने भी और रविंदर पटियाला जी ने भी, दोनों ने कहा कि भाई जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा की बात है, हम ये बात संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे और अच्छी तरह से रखेंगे। फैसला जो होगा वो संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चा साथ देगा। कल मैं ये जो ट्रैक्टर रैली हो रही है 26 जनवरी को, उसमें पठानकोट में मैं उसमें शामिल भी रहूंगा। कल वहां मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं वहां भी जाऊंगा, वहां रहूंगा। जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसमें आपको वकीलों का कितना सपोर्ट मिल रहा है? वकीलों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। जैसे आप देखें, आज आप अपने ही जालंधर में देखें कि कितने सारे साथी वकील थे। मैंने पटियाला में बताया कि वहां भी कितने सारे साथी वकील थे। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में वकीलों का साथ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हर जिले में वकीलों का साथ है। हाईकोर्ट, कई हाईकोर्ट, इवन मुझे इनवाइट किया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट से। वहां एडवोकेट सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि सर आप यहां, हम आपको चाहते हैं बुलाना, और आप जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं वो मशीन भी लेकर आइए ताकि सबको दिखाया जा सके। सो वकीलों का बहुत बड़ा साथ है। और मैंने बार बार कहा भी है कि वकीलों को इस लड़ाई में आना इसलिए जरूरी है कि कानूनी मसला, कानूनी पेचीदगियां आप जानते हैं, आप समझते हैं, संविधान की व्यवस्था को आप समझते हैं, आप लोगों को बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और अगर वकील आंदोलन में सामने आ गए तो जनता के मन से डर निकल जाएगा, वो वैसे ही साथ में आ जाएगी कि अब कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे किसान, वकील बहुत अच्छी बड़ी संख्या में साथ आ। किसान आंदोलन में पंजाब ने मोदी को झुका दिया। मोदी पहले इतने सालों में किसी के आगे नहीं झुका। अभी आप पंजाब के दौरे पर है, पंजाब के लोगों से आपको कैसी उम्मीद है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पंजाब क्रांतिकारियों की और आंदोलनकारियों की धरती रही है। ये बहुत ही बहादुर लोग रहे हैं और हमेशा जब देश को जरूरत पड़ी है तो पंजाब सबसे आगे रहा है। ये कृषि कानून भी अगर पंजाब के किसान खड़े नहीं होते तो सरकार वापस नहीं लेती। 13 महीने लड़ना पड़ा, 750 हमारे किसान शहीद हुए, लेकिन अंत में जीत हासिल हुई। सो मुझे पक्का विश्वास है कि ये पंजाब की जो भूमि है, ये धरती है, इसके जो सपूत हैं, इसकी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, वो निकल के इस आंदोलन में हमारा साथ देंगी, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। इसी विश्वास पर मैं आया हूं और आज जब से मैं पटियाला से लेकर यहां जालंधर हूं, मेरे विश्वास को और पक्का किया है सभी ने। जिस तरह का मुझे साथ दिया है, जिस तरह का मुझे सम्मान दिया है और जिस तरह से जिम्मेदारी कंधों पर लेने का विश्वास दिया है। जैसे बाबा साहब 1951 में जब पंजाब में आए तो वो पटियाला गए, आप भी पटियाला गए, तो आज जालंधर में बाबा साहब जहां पर आए थे अम्बेडकर भवन, वहां पर भी आपका प्रोग्राम था, क्या कहें? देखिए, मैं इतना तो नहीं जानता, लेकिन मैं इसे कहूंगा कि ये इत्तेफाक है। और ये इत्तेफाक अगर ऐसा है तो फिर मैं यही कहूंगा कि बाबा साहब हर पल हमारे साथ में हैं, तथागत हर पल हमारे साथ में हैं। गुरुओं का आशीर्वाद, संत रविदास जी का, संत नानक देव साहब का, कबीर साहब का, इन संत महापुरुषों का आशीर्वाद साथ में है, इसीलिए शायद ये इत्तेफाक भी हो पाया है। पर हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए, इस देश को बचाने के लिए
जो जिम्मेदारी है उसे निभाने का प्रयास करें। आने वाले समय में एक बड़ा प्रोग्राम आप क्या देने जा रहे हैं? देखिए, जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है इस देश में शायद ही अब तक किसी ने नहीं किया, कम से कम मोदी राज में तो किया नहीं, लेकिन इस बार हम 25 फरवरी को हम लोगों ने प्रोग्राम सेट किया है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यालय है वहां प्रधानमंत्री का घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घेराव करेंगे, पूरी ताकत के साथ करेंगे। उसके लिए हम सब लोग इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और मंडी हाउस से मार्च करते हुए हम पीएमओ जाएंगे, वहां उनका घेराव करेंगे और फिर उन्हें साथ लेके राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। वो साथ आते नहीं आते हैं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमारी योजना ये है, और देश के सभी लोगों से जो भी मेरी बात को आपके माध्यम से या कहीं से भी सुन रहे हो, सब लोग तैयार हो जाएं कि उस दिन दिल्ली पहुंचना है, प्रधानमंत्री का घेराव करना है। जैसे मेरे साथ भानु प्रताप जी, उन्होंने बताया कि ईवीएम में देश पूरी तरह उनके साथ खड़ा है और काफी लोग इनके साथ, बहुत सारी जथेबंदियां, बहुत सारे वकील और भी कई पॉलिटिकल पार्टियां भी इसको सपोर्ट कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में, इन्होंने बताया 3 महीने है देश के लोगों के पास, वो कितना इनकी सपोर्ट करते हैं। क्या ईवीएम बंद होगी, ये आने वाले समय में पता लगेगा। चेतना चैनल के लिए प्रदीप राजा।